आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त हमारा खास बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है जी सलाम की नजर से। पाकिस्तान में हुकूमत साजी को लेकर तजब्जुब के हालात बने हुए हैं। वहीं ग्रांड अपोजिशन अलायंस के कयाम पर मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा मजलिस से अमल के दरमियान इत्तफाक हो गया है। वहीं मौलाना फजलुर रहमान ने MMA के पार्लियामेंट में जाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर अयाज सादिक के घर मुस्लिम लीग नून, MMA और ANP के रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें कि शहबाज शरीफ, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, शिरीन रहमान, नवेद कमर, यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर लीडरों ने शिरकत की। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग, अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा मजलिस से अमल में ग्रांड अलायंस के कयाम पर इत्तफाक हो गया है, जबकि बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी भी इस अलायंस का हिस्सा होगी। जराये का कहना है कि मुश्तरका इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर और बाहर सख्त एहतजाज और आइंदा 2 रोज में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तलब करने पर इत्तफाक हुआ है और इंतखाबात में हुई धांधली की अदालती जांच का भी मुतालबा किया गया है। तो हमारे देश में लोग कमाने खाने बहुत लोग आते हैं, लेकिन इलीगल माइग्रेंट के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे देश की इतनी समस्या पहले से है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं, जिन्हें की अक्सरियत हासिल नहीं हो पाई, जिन्हें की सीटें भी कम मिली, वो तमाम जमातें अलायंस करने की कोशिश में हैं और इस पर रजामंदी भी बन गई है। और इस वक्त हमारे साथ अशरफ जावेद साहब जुड़ गए, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे। अशरफ साहब, जी सलाम पर आपका खैर मकदम है। अपोजिशन ने ग्रांड अलायंस बनाने पर इत्तेफाक किया, इसका मतलब क्या ये इमरान खान को हुकूमत साजी को लेकर के चैलेंज है और सीधे तौर पर जो अवाम फैसला देना चाह रही है उसके अगेंस्ट ये लोग अब अपना इत्तेहाद बनाकर हुकूमत में आने की कोशिश में है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये आपकी बात बताऊं कि ये पहली दफा हुआ है कि जितनी सियासी जमातें हैं जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, सिवाय PTI के, बाकी PTI इमरान खान की पार्टी के अलावा जितनी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस एक नुक्ते पे सब इकट्ठी हैं। उनका ये कहना है कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है और वो ये मैंडेट जो है, वो जो लोगों का अवाम का मैंडेट है, वोट है, उसको चोरी किया गया है। ये अपोजिशन जमातों का दावा है। उन्होंने इलेक्शन नकायज को मुस्तरद किया है। उसके बाद वो अब उन्होंने अपना अगला लहर अमल का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक आज उनकी बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज करेंगे और पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। और नेक्स्ट एक और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसमें इन तमाम जो इलेक्शन के हवाले से जो रिगिंग के एलिगेशन हैं, जो इनके मुतालबात हैं, उस बारे में बात की जाएगी। इससे ये लगता है कि इमरान को न सिर्फ गवर्नमेंट बनाने में एक मसला पेश आएगा, बल्कि उसको एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अशरफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने अचानक जो यू टर्न ले लिया है, उसकी क्या वजह है? देखिए, इस पे क्योंकि जब मौलाना ने ये ऐलान किया था तो उनका ये जाती ऐलान था। तो जब ये दूसरी अपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे यूसुफ रजा गिलानी है, पीपल्स पार्टी है, नवाज शरीफ की पार्टी है, इन तमाम ने जब उनको कॉन्फिडेंस में लिया है, तो अब वो मुतफिका तौर पर इस चीज पे उन्होंने एग्री किया है कि वो इलेक्शन का इस जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका हिस्सा बनेंगे और वो पार्लियामेंट का बाइकआउट नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी मस्बत चीज है जो पहली दफा शायद मौलाना साहब की तरफ से भी देखने को मिली है। जी, अगर इमरान खान की बात करते हैं तो वो किन किन लोगों से बात कर रहे हैं? अगर हुकूमत साजी की कोशिश अगर वो कर रहे हैं तो अब तो उनको बहुत मुश्किल हो गई। अदर्स का ही बस अब उनको साथ है, बाकी तो सब इधर आ गए हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम बात पॉइंट आउट की है। इस वक्त इमरान खान जो है वो सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं इंडिपेंडेंस पे, और जो छोटी छोटी पार्टीज हैं जिनके पास 3 नशिस्तें हैं या 4 नशिस्तें हैं, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सारी इमरान खान के अगेंस्ट हैं। तो ये इस वक्त इमरान खान किस हद तक नंबर गेम में कामयाब हो पाते हैं, ये भी देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के साथ कोई सिंगल मेजॉरिटी पार्टी नहीं बन पाए, लेकिन इसके बावजूद उनका जितना भी इन्हिसार है वो सेंटर में हो या प्रोविंशियल असेंबलीज में हो, वो सारे का सारा इंडिपेंडेंस पे है। जी शुक्रिया अशरफ जावेद साहब, बहुत बहुत आपका। आपने जी सलाम से बात की। इस्लामाबाद पाकिस्तान से हमारे साथ थे सीनियर जर्नलिस्ट
पाकिस्तान के, और कह रहे थे कि अब एकदम पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान को चैलेंजेस हैं, सारा अपोजिशन एक होने जा रहा है हुकूमत साजी के लिए। इधर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पाकिस्तान की अबूरी हुकूमत ने नवाज शरीफ को रावलपिंडी की अदियाला जेल से मुल्क के बड़े अस्पताल में ट्रांसफर करने का हुक्म दिया था। शरीफ ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया और सलाह दी कि उन्हें फौरन इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया जाए। फिलहाल उनका चेकअप किया गया है और दवाइयां दी जा रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वाज़ेह है कि बदउनवानी के मामले में एहतसाबी अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। ये 13 जुलाई से रावलपिंडी की अदियाल जेल में बंद है। इस्राएली फौजी को चांटा मारने के इल्जाम में 8 माह से जेल की सजा काट रही फलस्तीनी कम उम्र की लड़की अहद तमीमी को जेल से रिहा कर दिया गया है और रिहाई के बाद उन्होंने फलस्तीनी अवाम का शुक्रिया अदा किया। तमीमी ने इजरायली जेल में कैद दीगर फलस्तीनियों की रिहाई के लिए मिशन जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब तक इजरायली फलस्तीन की जमीन पर काबिज हैं उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। वाज़ेह है कि पिछले साल दिसंबर में तमीमी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब अपने भाई पर रबड़ की गोली से हमला होने वाले इजरायली फौजी के साथ वो उलझ गई थी और गुस्से में अपने घर के बाहर एक इजरायली सैनिक को थप्पड़ रसीद कर दिया था। उसके बाद तमीमी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। आपको बता दें कि इस वक्त इजराइल की जेल में 60,000 के करीब फलस्तीनी शहरी बंद हैं, जिनमें 60 खवातीन हैं। Told me how to be patient and how to be in a team. I managed to empower myself. Yes, there are negative things in prison like pressure, but I managed to overcome these difficulties. And I always say, what doesn't kill you makes you stronger. अक़वाम मुत्तहिदा ने फंड की कमी के सबब फलस्तीनी रिफ्यूजी को रिलीफ पहुंचाने वाली एजेंसी UNRWA में मुलाजमीन की तादाद कम कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इस इक़दाम के खिलाफ गाजा में फलस्तीनियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इस इक़दाम से हजारों फलस्तीनी मुतासर होंगे, हजारों लोगों से उनका निवाला और बच्चों से उनकी पढ़ाई छिन जाएगी। वाज़ेह है कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज ने गुज़िश्ता हफ्ते 250 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि उन्हें तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। आपको बता दें कि अमेरिका फ़लस्तीन के लिए UN रिलीफ एजेंसी को सबसे ज़्यादा मदद करता है, लेकिन पिछले साल फ़लस्तीन को दी जाने वाली $125 मिलियन की मदद में से आधी रकम तकरीबन $65 मिलियन पर रोक लगा दी गई है, जिससे सबब फ़लस्तीन में माशी बहरान पैदा हो गया है। Money to serve the Palestine refugees. We do not get money to serve Hamas. So I have had absolutely no reports, no evidence that any of the resources we have get diverted to Hamas. We use them to run our services for 1.3 million refugees. अमेरिकी माशी पाबंदी का असर ईरान पर साफ दिखने लगा है। माशी बहरान से जूझ रहे ईरान की करेंसी लगातार नीचे जा रही है। डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत 1,12,000 तक पहुंच गई है। शनिचर को $1 की कीमत 98,000 रियाल थी। कुछ महीने पहले तक हुकूमत की ओर से मुकर्रर एक्सचेंज रेट डॉलर के मुकाबले 44,070 था, जो कि अब 1 लाख के पार हो गया है। डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की वैल्यू में आधी गिरावट सिर्फ 4 महीने में आ गई है। ईरान के लोग मईशत में गिरावट को लेकर फिक्रमंद हैं और अपनी बचत और सरमायाकारी को डॉलर में महफूज रखना चाहते हैं, क्योंकि रियाल की कीमत में कमी का दौर अभी जारी रह सकता है। मई में जौहरी समझौते से अमेरिकी दस्तबरदारी के बाद ईरान को पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने 6 अगस्त को ईरान पर मजीद पाबंदी लगाने का फैसला किया। इससे कई गैर मुल्की कंपनियों को ईरान के साथ कारोबार बंद करना पड़ा है। इसके बाद से ईरान की करेंसी में लगातार गिरावट का दौर जारी है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौटेंगे। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी को इंतबाह दिया है कि वो सरकार के कामकाज को ठप कर देंगे। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी सरहदी सिक्योरिटी के मसले पर हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी तो अमेरिकी हुकूमत का कामकाज ठप कर दिया जाएगा।
ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि अगर डेमोक्रेट्स मैक्सिको सरहद पर दीवार बनाने को और गैर कानूनी तारिक वतन के मसले पर हिमायत नहीं करेगा तो वो सरकार का कामकाज ठप कर देंगे। इससे पहले ट्रंप ने ट्वीट करके समझाने की भी कोशिश की थी। अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा था कि मेहरबानी करके समझाने की कोशिश करें, अगर लोग गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके हमारे मुल्क में घुसेंगे तो उसका बुरा खामियाजा हमें ही उठाना पड़ेगा। वाज़ेह है कि ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था कि वो गैर कानूनी तरीके से जो तारिक वतन है गैर कानूनी, उन्हें अमेरिका में दाखिल होने नहीं देंगे और मैक्सिको सरहद पर दीवार बनाएंगे। If we gave them 100% of what they wanted and then doubled it, they still wouldn't pass it because they think it's a good election point. I think it's good for us because I think strong borders, I don't even know how you feel about that, but I think strong borders and no crime that's us. And I think that's going to be a great election point for us. So I told them 2 hours ago, I said, do what you want, and ultimately we'll come to something, and perhaps it'll be after the election, maybe it'll be before, but as of this moment, Democrats are not going to vote for anything because they really are resisting or obstructing. Okay? वहीं अमेरिकी मीडिया से परेशान सदर ट्रंप ने सहाफियों को एंटी नेशनल बताते हुए खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। ट्रंप ने कई ट्वीट करके कहा कि जब ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम से ग्रस्त है, मीडिया हमारी सरकार की अंदरूनी बातचीत का खुलासा करती है तो हकीकत में वो न केवल सहाफियों की बल्कि कई लोगों की जान खतरे में डालती है। उन्होंने कई मीडिया हाउसेस पर गलत खबरें छापने का इल्जाम लगाया। ट्रंप ने कहा कि उनकी हुकूमत की 90% मीडिया कवरेज नेगेटिव है, जबकि सरकार जबरदस्त मुस्बत नतीजे हासिल कर रही है। अमेरिकी सदर ने इल्जाम लगाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट बेहद मुस्बत इकदाम पर भी बुरी खबरें लिखते हैं और वो कभी नहीं बदलेंगे। आपको बता दें कि अपनी हुकूमत पर हो रहे तनकीद से परेशान ट्रंप इससे पहले भी कई बार मीडिया को खबरों को फेक न्यूज बताते रहे हैं। अफ्रीकी मुल्क जिम्बाब्वे में सदारती इंतखाबात में आज वोट डाले गए और गुज़िश्ता साल नवंबर में रॉबर्ट मुगाबे के इक़्तिदार से हटने के बाद ये पहला सदारती इंतखाब था। सदारती इंतखाबात के लिए कुल 23 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, लेकिन अहम मुकाबला हुक्मरां जमात जीनू पीएफ के लीडर मौजूदा सदर एमरसन मननगावा और अपोजिशन लीडर नेल्सन चमीसा के बीच है, लेकिन अवाम की पहली पसंद मननगावा ही बने हुए हैं। और 37 साला मुगाबे हुकूमत के खात्मे के बाद जिम्बाब्वे में पहली मरतबा इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है और इस इंतखाबी अमल को सदर एमरसन मननगावा के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। वोट डालने के बाद 40 साला अपोजिशन लीडर नेल्सन चमीसा ने कहा कि वह आवाम की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे में महंगाई, बेरोजगारी, तालीम और सेहत एक बड़ा मुद्दा है और इंतखाबात के नतीजे कल शाम तक आने की उम्मीद है। We have no doubt that if the ballot is an appropriate one, a genuine one, and not a bastardized or a fake one, victory is certain for the people. The people have spoken, the people are speaking, and it's clear that the vote is a vote for victory, a vote for freedom, a vote for democracy, a vote for a new Zimbabwe. Thank you very much. Thank you. वहीं इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे ने पहली बार मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बात रखी। वोटिंग से कबल अचानक सामने आकर मुगाबे ने एक वक्त अपने करीबी रहे एमरसन मननगावा पर सख्त तनकीद की। मुगाबे ने कहा कि वो अपनी ही बनाई पार्टी से बाहर निकाल दिए जाने के बाद मननगावा की हिमायत नहीं कर सकते। 37 सालों तक इक़्तिदार पर काबिज रहे रॉबर्ट मुगाबे को गुज़िश्ता साल अवामी एहतजाज के बाद ओहदा छोड़ना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसे फौजी तख्ता पलट बताया था। रॉबर्ट मुगाबे के इक़्तिदार से हटने के बाद कभी उनके करीबी रहे एमरसन मननगावा को सदर बनने का मौका मिला था। रॉबर्ट मुगाबे ने लोगों से जिम्बाब्वे में जमहूरियत कायम करने की अपील की। I have also said my Mjuru and my coupe don't offer very much. So there is Chamisa left. Or ZANU-PF. Huh? I said ZANU-PF. I can't vote for ZANU-PF. उधर कंबोडिया में इतवार को हुए सदारती इंतखाबात में हुक्मरान जमात ने तमाम 125 सीटों पर
जीत का दावा किया है। कंबोडियन पीपल्स पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक उनकी जमात ने 70.5% वोट हासिल किए हैं। अमेरिका ने कंबोडिया के इलेक्शन को गैर शफाफ करार दिया है। जराये के मुताबिक अमेरिका में खासतौर से अमेरिका वज़ीर आज़म हुन सेन समेत चंद हुकूमत अरकान पर वीज़े की पाबंदी आयद करने पर गौर कर रहा है। वहीं अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल को महज दिखावा और धोखा करार दिया है। अपोजिशन लीडरों ने पीएम हुन सेन पर इल्ज़ाम लगाया कि जीत हासिल करने के लिए उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन, मीडिया, सिविल सोसाइटी पर अपनी हिमायत डालने का दबाव बनाया और जिससे हिमायत से इनकार जिसने किया उसे रास्ते से हटा दिया। आपको बता दें कि हुन सेन 1985 से इक़्तिदार पर काबिज हैं। 29 July 2018 marked the death of democracy in Cambodia, a new dark day of its history. It was to be a celebration of democracy where people would have exercised their right to choose their own government. Unfortunately, that choice had already been made for them before polls opened. नाज़रीन, यहाँ रुकिए, हम एक और छोटे से वक्फे के लिए लौट रहे हैं दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। सन 2014 में पुरअसरार तरीके से गायब हुए मलेशियाई हवाई जहाज MH370 की खोज एक बार फिर नाकाम रही है। ताजा रिपोर्ट में भी 4 साल पहले लापता जहाज के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मलेशियन एयरलाइंस की उड़ान MH370 में लापता मुसाफिरों के अहले खाना ने कहा कि उनको तैयारे के गायब होने की जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कोई भी नई जानकारी नहीं है। सिर्फ ये कहा गया कि इस हादसे में किसी तीसरे का हाथ भी हो सकता है। रिपोर्ट में बहुत सारी गलतियां हैं, इनमें प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। ये रिपोर्ट एक निजी कंपनी के MH370 तैयारे को खोजने के 2 महीने बाद आई है। ये जहाज 8 मार्च 2014 को 339 लोगों को लेकर कुआलालंपुर से बीजिंग जाते वक्त अचानक लापता हो गया। MH370 हादसा शहरी हवाबाजी में दुनिया का सबसे बड़ा मुअम्मा बन गया है। We are not of the opinion that it could have been an event committed by the pilot. But at the same time, we cannot deny the fact that there was an atom bag. We cannot deny the fact that, as we have analyzed, the systems were manually turned off with intent or otherwise. So we feel that there's also one possibility that could account for all this. We are not ruling out any possibility. We're just saying that no matter what we do, we cannot exclude the possibility of a third person or third party or unlawful interference. इधर म्यांमार में मॉनसून के नतीजे में आने वाले सैलाब में 3 फौजी समेत कम से कम 25 लोग हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक जबरदस्त बारिश के बाद आए सैलाब से 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। जराये के मुताबिक काचीन सूबे में जमीन खिसकने के बाद लापता हुए 27 लोगों में से 23 की लाश बरामद कर ली गई। बाकी बचे लोगों की तलाश जारी है। म्यांमार में फलाही तंजीम रेड क्रॉस ने कहा है कि वो सैलाब से मुतासरा 2 सूबों में अमदाद फराहम कर रही है। वहीं मानसून की बारिश के सबब बांग्लादेश सरहद के करीब रह रहे लाखों रोहिंग्या मुसलमानों की हालत भी खराब है। जमीन खिसकने की वजह से कई अफराद की मौत भी हुई और कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। इंडोनेशिया में जबरदस्त जलजले के एक दिन बाद लंबोक इलाके में आतिशफशा के फट गया, जिसमें कि 700 कोहपेमा और उनके गाइड्स फंस गए हैं। इंडोनेशियाई हुक्काम का कहना कि आतिशफशा पहाड़ माउंट रिंजानी पर फंसे कोहपेमाओं को निकालने की कोशिश जारी है और ये कोहपेमा पहाड़ पर लैंडस्लाइडिंग के सबब फंस गए हैं। माउंट रंजानी सयाहती जजीरे लंबोक के करीब वाक़ है। वाज़ेह है कि इतवार को इंडोनेशिया में 6.4 की शिद्दत का जलजला आया था। इसमें कि 16 लोगों की जान चली गई थी और करीब 100 इमारतों को नुकसान हुआ था। जलजला इतवार सुबह 6:47 पर आया था और इसका मरकज लंबोक के माथाराम से 50 किलोमीटर शुमाल में वाक़ था, जिसकी आबादी 3,19,000 है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली जंगलात में लगी आग से होने वाली हलाकतों की तादाद 6 हो गई है, जबकि हजारों अफराद को अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होना पड़ा है। कैलिफोर्निया की सासता काउंटी के शरीफ ने मीडिया को बताया कि नई हलाकतें उन इलाकों में हुई जहां की आबादी को इनखला का हुक्म दिया गया था, लेकिन
उन अफराद ने इस हुक्म पर अमल नहीं किया। हलाक होने वालों में एक बुजुर्ग खातून और उसके कमसिन पोते और पोतियां हैं। काउंटी शरीफ ने बताया कि इलाके में कुल 16 अफराद के लापता होने की शिकायत मिली, जिनमें से 9 को तलाश लिया गया है। 7 अफराद तलाश जारी है 7 की। इससे कबल हफ्ते के रोज इन्हीं जंगलात में आग बुझाने वाले अमले के 2 अहलकार दम घुटने से हलाक हो गए थे। आग अब तक 17,000 हेक्टेयर के रकबे को जलाकर राख कर चुकी है। तो अमेरिका में कैलिफोर्निया के शुमाली जंगलात में लगी आग से मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। हजारों अफराद को अपना घर बार छोड़कर के महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होना पड़ा है। और कैलिफोर्निया की सास्ता काउंटी के शरीफ ने बताया कि नई हलाकतें उन इलाकों में जहां की आबादी को इनखला का हुक्म दिया गया था। नाजरीन, आपने लोगों को करते हुए देखा होगा, लेकिन समंदर की लहरों पर काइट सर्फिंग करते हुए लोगों को कम ही देखा होगा। इटली में काइट सर्फिंग का दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए मिला। इसमें खवातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तेज हवाओं पर काइट सर्फिंग का मजा ही कुछ और होता है। आप भी लीजिए इस सर्फिंग का मजा। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप देखते रहिए जी सलाम।